वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। माई सेल्फ खिवराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु सिद्धांत, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं आज परमाणु सिद्धांत क्या थे उसके बारे में। हमने कल बात की थी कुछ कि परमाणु सिद्धांत थॉमसन ने दिया था और उसके बाद में रदरफोर्ड ने। बोर मॉडल पढ़ेंगे, एक एक करके बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने बात की थी कि परमाणु क्या होते हैं और परमाणुओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। कुछ भारतीय दार्शनिक आए थे, लेकिन उनके कोई प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था, इसलिए उनके सिद्धांतों को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर प्रैक्टिकल आधारित कुछ जो तत्व है और प्रैक्टिकल आधारित कुछ सिद्धांत थे उनके बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो जो साथी ऑनलाइन नहीं आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वो ऑनलाइन आ जाएं। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, देखें आज का जो टॉपिक है उसमें है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। यानी रदरफोर्ड ने जो मॉडल पे काम किया वो कौन सा था और उन्होंने कैसे काम किया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सन 1911 में। सन 1911 में रदरफोर्ड व उनके कुछ साथियों ने एक प्रयोग किया, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग कहलाया। क्या कहलाया? रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग कहलाया। और उन्होंने क्या किया, एक सोने की बहुत ही पतली लेयर, पतली झिल्ली या पतली पन्नी ली और उसके ऊपर क्या किए, अल्फा कणों की बौछार कराई, बमबारी कराई, जिनको अपन क्या कहते हैं, हीलियम के नाभिक की बौछार कराई भी कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं इसके लिए, तो अपन बात करेंगे कि जो अर्नेस्ट हैकल, सबसे पहले देखो रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो जो रदरफोर्ड ने सन 1911 में वह उनके कुछ क्या थे, सहयोगी, उनके सहयोगी भी थे या फिर उनके हैं, तो उन्होंने ये मिलकर स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में बहुत पतली सोने की पन्नी या फिर अपन कह सकते हैं सोने की झिल्ली। क्या कह सकते हैं? सोने की झिल्ली जिसकी साइज क्या थी, झिल्ली 10⁻⁻7 या फिर कह सकते हैं 100 नैनोमीटर प्रयोग में ली। तो एक सोने की बहुत पतली लेयर उपयोग में ली जिसकी मोटाई थी 10⁻7 या 100 नैनोमीटर थी। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो ये सोने की पन्नी थी उसके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण या फिर कह सकते हैं, कोष्ठक में लिख देता हूं उसको, तो उनको कह सकते हैं हीलियम के नाभिक की बमबारी कराई। और इन हीलियम जो सोने की पन्नी थी, उस सोने की पन्नी के चारों तरफ एक घेरा बनाया, एक पर्दा बनाया। उस पर्दे को कहते हैं जिंक सल्फाइड का। किसका? ZnS, जिंक सल्फाइड। ये लिख देता हूं मैं, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का उनके चारों तरफ क्या बना दिया, घेरा बनाया। और फिर कौन से कणों की बौछार कराई? अल्फा कणों की, हीलियम के नाभिकों की उस पन्नी के ऊपर, सोने की पन्नी के ऊपर क्या कराई, बौछार कराई। सोने की पन्नी की साइज क्या थी, 10⁻7 या 100 नैनोमीटर उसकी मोटाई थी, बहुत ही पतली वो सोने की पन्नी थी। तो उन्होंने कुछ प्रक्षेपण देखे, उनके आधार पर उन्होंने अपना रदरफोर्ड मॉडल भी दिया। तो आगे अपन रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले देखें कैसे कैसे इन्होंने बौछार कराई और कैसे की। ये डायग्राम आपके सामने है, बिल्कुल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये एक इस प्रकार से अल्फा पार्टिकल एमिटर था। तो इसके द्वारा इनमें से कुछ जो हीलियम के कण थे, अल्फा कण थे, उनकी ये देखो गोल्ड फॉइल लिखा हुआ है, सोने की पन्नी या सोने की झिल्ली। तो इस सोने की झिल्ली के ऊपर उन्होंने क्या कराया, ऐसे कणों की बौछार कराई। खूब सारे कण ऐसे बौछार करे, उसके चारों तरफ एक घेरा लगाया। देखो एक घेरा बनाया हुआ इस प्रकार से, तो चारों तरफ एक घेरा बनाया, इस प्रकार से एक घेरा बनाया। और उस घेरे को अपन क्या कहते हैं, डिटेक्टिंग स्क्रीनिंग। ये डिटेक्ट करती थी कि ये जो कण है वो इस सोने की पन्नी में से गुजर कर कहाँ पहुंच जाए।
तो अगर देखो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ये इनका डिटेक्टिंग क्या था, एरिया था। तो जो ये पन्नी बनी हुई थी डिटेक्टिंग स्क्रीन, वो किसकी बनी थी भाई, ZnS की, जिंक सल्फाइड की। किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की। अब देखो इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इनमें से ज्यादातर हीलियम के कण, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ज्यादातर हीलियम कण क्या हो गए, बिना विचलित हुए। विचलित का मतलब कि सीधे सीधे जा रहे फिर ऊपर या नीचे, ऐसे ये होता है विचलित होना। तो ये विचलित बिल्कुल भी नहीं, बिना विचलित हुए ज्यादातर अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। उनमें से कुछ अल्फा कण, बहुत कम ऐसे कण थे अल्फा कण जो क्या हो गए, कुछ कोण पर विचलित होकर निकल गए। कुछ कोण पर विचलित हुआ है, देखो यहां से इस वाले डायग्राम में दिख रहा है, यहां से ऐसे निकल गया। तो कुछ कोण पर क्या हो गए, विचलित हो गए। फिर देखें एक और एक्सपेरिमेंट इनसे इनको मिला, ये इसका सी वाला डायग्राम। फिर उनसे एक ऐसा डायग्राम मिला कि इनमें से कोई 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस पुनः क्या हो गया, विक्षेपित होकर 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाता है। जिस दिशा में गया उसी दिशा में टकराकर क्या हो गया, वापस आ गया। इसके कारण रदरफोर्ड बहुत ही अचंभित रहेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में इसको विशेष बात के रूप में लिखा भी सही, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ये स्वर्ण पत्र प्रयोग आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा डायग्राम बनाना चाहिए आपको कि इनमें से हीलियम कणों की बौछार कराते हैं, हीलियम के नाभिकों की, और इनको अल्फा कण भी कहते हैं। अल्फा कण किसके ऊपर बौछार कराते हैं, सोने की पन्नी पर। सोने की पन्नी की मोटाई क्या होती है भाई, 10 की घात -7 या फिर कह सकते हैं 100 नैनोमीटर। क्या होती है, 100 नैनोमीटर। और उसके बाद इस सोने की पन्नी के चारों तरफ क्या होता है, जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, जो क्या करता है, इन अल्फा कणों को क्या करता है, बताता है कि वो कहाँ तक आकर कैसे टकराए, उनको डिटेक्ट करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये था स्वर्ण पत्र प्रयोग। उनके और आगे रदरफोर्ड ने क्या बताया, प्रयोगों से प्राप्त प्रक्षेपण। इनके प्रयोगों से क्या प्रक्षेपण प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके प्रेक्षणों से ये प्राप्त होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, इन्होंने बताया। इसलिए अधिकांश कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। माना कि देखो ये था एक परमाणु, उसके अंदर ये होता है यहाँ पे इस प्रकार से नाभिक। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि अगर इनके हीलियम के कणों की नाभिकों की बौछार कराई अल्फा कणों की, तो उन्होंने कहा अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा कण क्या हो जाते हैं, यहाँ से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, ऐसे विक्षेपित हो जाते हैं, ऐसे विक्षेपित हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका अधिकांश भाग खाली होता है, रिक्त होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, इनमें से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। फिर इन्होंने ये बताया कि कुछ अल्फा कण होते हैं वो कुछ कोण पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। अर्थात ये निश्चित है कि इसके जो मध्य भाग है वहां पे कुछ धनावेशित भाग पाया जाता है, और वो संपूर्ण धनावेश कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में ही ये धनावेश होता है, और इस परमाणु का जो नाभिक का धनावेश है उसका जो टोटल आयतन है इस परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ये ऐसे प्रक्षेपण प्राप्त होने लगे 3-4। तो देखो इनमें से 3-4 प्रक्षेपण कौन कौन से प्राप्त हुए उनके बारे में एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि पहला प्रक्षेपण कौन हुआ। इन्होंने बताया कि पहला प्रक्षेपण ये प्राप्त हुआ 3 प्रक्षेपण में से। देखो पहला प्रक्षेपण, क्या प्रक्षेपण प्राप्त हुआ, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो अधिकांश अल्फा कण तो क्या हो जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। फिर देखो जो दूसरा था, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाते हैं। फिर देखा कुछ अल्फा कण बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित होकर
विक्षेपित होकर कुछ कोण पर निकल जाते हैं। तो बहुत कुछ कम ऐसे अल्फा कण थे जो कुछ कोण पर थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और तीसरी बात ये बताई कि कोई 20,000 में से एक कण, कोई 20,000 में से एक अल्फा कण कोई एक 20,000 में से एक अल्फा कण है, वो 120 डिग्री पर विक्षेपित होकर पुनः लौट आता है। ये रदरफोर्ड के जो प्रैक्टिकल किया उसके प्रक्षेपण थे, ये उसकी एक रीडिंग आई थी। क्या रीडिंग आई? अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हुए, इस प्रकार से माना कि देखो आप ये है, तो उनमें से ये देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो क्या हुए, इस प्रकार से आए और यहाँ से ऐसे टकराकर ऐसे निकल गए, फिर ऐसे आए और ऐसे निकल गए। लेकिन अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल गए इस प्रकार से। तो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण पर विक्षेपित होकर निकल गए। लेकिन कोई 20,000 में से एक कण ऐसा था जो क्या हुआ, ऐसे गया और पुनः टकराकर इसी दिशा में लौट आया, यानी 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि दो रीडिंग तो ये थी कि ज्यादातर अल्फा कण तो सीधे निकल गए, फिर कुछ कण क्या थे, कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए, और कोई 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 120 डिग्री पर विक्षेपित होकर पुनः लौट आया। तो ये देखें, यहाँ पे ध्यान रखें, 180 डिग्री लिखें आप, 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया ये, और पुनः उसी दिशा में क्या हो गया, लौट आया। 180 डिग्री का मतलब है इधर से गया और इधर पुनः लौट आया। तो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर पुनः लौट आया। तो ये तीन चीजें बिल्कुल आपको याद रखनी है। सभी को नमस्कार। आपके कमेंट्स देखता हूँ, बहुत खुशी मिलती है मुझे, तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहें और वीडियो पे लाइक करते रहें और कंटिन्यू आप स्टडी करते रहें। तो देखें आप, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। बहुत कण ऐसे कम कण होते हैं, कुछ कोण पर विक्षेपित होकर निकल जाते हैं। कोई 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं तो वो है रदरफोर्ड के अनुसार, यानी ऐसा जब देखा रदरफोर्ड ने कि कोई 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा के आ रहा है, तो वहां पे रदरफोर्ड क्या थे, बहुत ही अचंभित हुए, अनएक्सेप्टेड रिजल्ट आए उनके सामने। उन्होंने कहा रदरफोर्ड के लिए ये बहुत ही अत्यंत क्या था, अनएक्सेप्टेड था, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर अपन ये परिणाम उतना ही ऐसा था, कैसा था, तो उन्होंने बताया कि परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 14 इंच के तोप के गोले को क्या करो, किसी टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारो और वो पुनः लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। ऐसा उनके लिए एक अविश्वसनीय था कि अगर कागज के टुकड़े पर 14 इंच के तोप के गोले से अपन क्या करें, उसको दागें और वो गोला टिश्यू पेपर से टकरा कर, यानी कागज से टकरा कर वापस आपको ही चोट पहुंचा दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष भी निकाले कि ऐसा क्यों लौट के आता है। तो वो काम भी रदरफोर्ड ने किया था साथियों। तो रदरफोर्ड ने क्या काम किए, ये रदरफोर्ड का ही कथन था। क्या कथन था, ये परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था रदरफोर्ड के लिए जैसे कि अगर आप एक 14 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारे और वो लौट कर वापस आपको ही चोट पहुंचाए। ऐसा कथन किसका था, रदरफोर्ड का था। तो रदरफोर्ड अचंभित हो गया, ज्यादातर कण, अच्छी बात है, वो सीधे निकल गए। कुछ कण ऐसे भी थे जो थोड़े से विचलित होकर क्या हो गए, वो भी निकल गए। लेकिन एक कण ऐसा था कोई 20,000 में से जो बीच में से टकरा कर क्या आ रहा था, 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर वापस आ रहा है। विक्षेपित का मतलब है कि थोड़ा जिस दिशा में घूम रहा है तो कुछ घूम जाता है। तो एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ जाता था। तो ये रदरफोर्ड ने देखा। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो अपन ये बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के निष्कर्ष।
क्या रदरफोर्ड के निष्कर्ष निकले उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। रदरफोर्ड का पहला जो निष्कर्ष ये था, ये आपको मैंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और आवेशहीन होता है, इसलिए अधिकांश कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और उनमें से अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। और ये खाली जो भाग होता है वो क्या होता है भाई, आवेशहीन होता है। कैसा होता है, आवेशहीन होता है। तो ये रदरफोर्ड ने ही ऐसा बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला व आवेशहीन होता है। अतः इसलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ये इस जो रदरफोर्ड का निष्कर्ष था, पहला निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष था कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो सीधे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, खोखला भाग होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए वो सीधे निकल जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ कण क्या हो जाते हैं, कुछ कण है, दूसरा ये देखा कि कुछ कण क्या हो जाते हैं, कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ अल्फा कण, कैसे कण, कुछ अल्फा कण क्या हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। इससे ये निश्चित होता है कि उन पर कोई न कोई क्या लगा होगा, प्रबल क्या लगा होगा, प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। तो उन्होंने बताया कि इन कणों पर कोई ना कोई प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही विक्षेपित थोड़ी हो जाते हैं, अगर कण सीधे सीधे जा रहे हैं तो वो अगर कुछ कोण पर ऐसे विक्षेपित होकर निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे थे, ऐसे विक्षेपित होकर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीच में कोई ऐसा पदार्थ है जिसके कारण उन कणों के ऊपर क्या लगा, एक प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा और उनको ऐसे विक्षेपित कर दिया होगा। तो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो विक्षेपित हो जाते हैं, उन कणों पर कोई प्रबल क्या लगा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा होगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि टोटल जो धनावेश होता है परमाणु के अंदर निश्चित एक जगह पर उपस्थित होता है। तो उन्होंने बताया अतः कुल धनावेश परमाणु के किसी निश्चित स्थान पर होता है। उन्होंने कहा वो एक धनावेश होता है और वो कहीं न कहीं परमाणु के एक निश्चित जगह पे होता है और वो अल्फा कणों को क्या कर रहा होगा, विक्षेपित कर रहा होगा। फिर उन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो कुल धनावेश है वो परमाणु के कुल आयतन से बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ये भी उन्होंने ही बताया कि जो परमाणु में धनावेश का आयतन होता है वो कुल आयतन के से क्या होता है, कम होता है। तो तीसरी चीज बताई कि परमाणु में धनावेश का आयतन परमाणु में धनावेश का आयतन कुल आयतन से बहुत कम होता है। कुल आयतन से क्या होता है, बहुत कम होता है।
ये भी किसने बताया? ये भी किसने बताया? रदरफोर्ड ने अपने निष्कर्ष में निकाले। ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले कि अगर ऐसे सीधे कण जा रहे हैं, इसका मतलब कि उनके जो सीधे कण परमाणु के अंदर से जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो खोखला भाग है और आवेशहीन है, उसमें कोई आवेश नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी चीज ये बताई कि कुछ कण अगर विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब उसके केंद्र में कहीं न कहीं जगह, कहीं उस परमाणु की एक निश्चित जगह पर कोई धनावेश है जो उनको क्या कर रहा है? विक्षेपित कर रहा है। फिर ये बताइए कि ये धनावेश का जो आयतन है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही क्या होता है? कम होता है। परमाणु इतना बड़ा है तो उसमें बीच में थोड़ा सा क्या होगा? धनावेश होगा। ये भी किसने बताया? रदरफोर्ड ने ही बताया। और साथ साथ में परमाणु के आकार के बारे में भी बात हुई कि परमाणु का आकार होता है वो कितना होता है, उसके बारे में बात करें तो परमाणु का जो आकार बताया उसके बारे में बात करें। परमाणु का आकार आपको सबको पता है कितना होता है भाई? 10 की घात माइनस 10 मीटर व्यास। 10 की घात माइनस 10 मीटर व्यास, ये किसका होता है? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला होता है। अगर आपको नाभिक का पूछ ले, किसका? नाभिक, तो जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार भी आपको आता है, कितना होता है? कमेंट करके बताएं आप। तो नाभिक का आकार भी कितना होता है? कितना होता है? 10 की घात माइनस 15 मीटर व्यास। अब आप कहेंगे इनमें से बड़ी राशि कौन सी है और छोटी राशि कौन सी है? तो 10 की घात 15 बड़ी है या 10 की घात माइनस 10 मीटर बड़ी है? बताएं कौन सी? दोनों मीटर में है। एक 10 की घात माइनस 10 है और एक 10 की घात माइनस 15 है। तो बड़ी कौन सी राशि है? 10 की घात माइनस 10। 10 की घात 15 क्या है? छोटी राशि है। ये इस प्रकार से एक परमाणु होता है और उस परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। तो नाभिक का आकार 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का आकार कितना बताया? 10 की घात माइनस 10 मीटर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, तो देखें नेक्स्ट जो बात है तो वो अपन बात कर रहे हैं परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड ने अपना खुद का इतने निष्कर्ष किए और इतना निष्कर्ष निकाले, अपना मॉडल उन्होंने ऐसा प्रतिरूप देने की कोशिश की और अंत में अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। तो उस मॉडल में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की? तो उन्होंने ये बताया कि जो संपूर्ण धनावेश होता है तथा उसका जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ स्थित होता है? नाभिक में स्थित होता है। ये भी किसने बताई? रदरफोर्ड ने बात बताई। तो अपन कहेंगे रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण धनावेश संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में, उसके नाभिक में स्थित होता है, उसके नाभिक में स्थित होता है। ये भी किसने निष्कर्ष निकाला? ये भी रदरफोर्ड मॉडल के अंतर्गत आता है। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंतर्गत क्या आता है कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वह उसका द्रव्यमान है वो कहाँ स्थित होता है? नाभिक में स्थित होता है। फिर दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि परमाणु में, परमाणु में अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, रिक्त होता है, जिसमें लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लगातार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर तीव्र वृत्ताकार गति करते हैं। उन्होंने ये कहा कि परमाणु का
अधिकांश भाग रिक्त होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप से लगातार क्या करते हैं, तीव्र वृत्ताकार गति करते रहते हैं, तेज क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। उसके अलावा देखो रदरफोर्ड ने एक और चीज बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या चीज बताई कि परमाणु क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, उदासीन होता है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः परमाणु में धनावेश व ऋणावेश, परमाणु में धनावेश व ऋणावेश का मान सदैव बराबर रहता है, सदैव बराबर रहता है। यह भी किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि ये वैद्युत रूप से क्या होता है, ये वैद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु, मतलब कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो अपने मॉडल में 3 चीजें बताई रदरफोर्ड ने। क्या बताई, संपूर्ण क्या होता है, धनावेश और द्रव्यमान नाभिक के अंदर होता है, परमाणु के सेंटर नाभिक में होता है, और परमाणु का अधिकांश बाकी वाला भाग रिक्त होता है, और उस रिक्त भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, वर्ताकार कक्ष में तेज गति से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और फिर ये बताया कि जो ये परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें किसने बताई थी भाई, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई थी। तो इनके बारे में हमने बात की। और साथ में देखो इन्होंने और क्या बताया, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में सौर मॉडल का प्रतिरूप, मतलब कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसको सौर मॉडल के प्रतिरूप के समान माना गया है। तो अपन ये पहली लाइन तो यही लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को सौर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड के इस मॉडल में, इस मॉडल के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते हैं। देखो ये तो था रदरफोर्ड का मॉडल कि भाई परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर लगातार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो माना कि देखो ये क्या है, परमाणु है, इसके बीच में ये क्या है, नाभिक है, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, ये इस प्रकार से, माना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस मॉडल को सौर मॉडल के रूप में क्यों जाना जाता है, सौर मॉडल के रूप में। तो इस मॉडल के अनुसार ये होता है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, लगातार चक्कर लगाते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, गति लगाते हैं। इसलिए इस मॉडल को भी क्या कहते हैं, सौर मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है। तो परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप भी माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ ले तो आपको ये लिखना है कि सौर मॉडल के प्रतिरूप के समान क्यों माना जाता है। तो आपको ये बताना है क्योंकि जैसे कि इस मॉडल में देखा गया नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं अच्छे से।
तो देखो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, लगातार चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप का सौर मॉडल का प्रतिरूप, यानी सौर मॉडल के समान ही इसको मॉडल के समान माना गया है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, यानी ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे कि रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमी रही? एक तो इसने क्या किया, परमाणु की जो स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। तो पहली कमी तो ये रही, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये मॉडल, एक तो ये रहा, पहली कमी तो क्या रही, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा है, इस मॉडल द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को नहीं समझा सका। तो ये इसकी मुख्य कमियां रही। तो एक तो इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बता पाया, और एक परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ये जो रदरफोर्ड की क्या रही, मॉडल की मुख्य कमियां रही। तो ये कमियां आपको बिल्कुल याद करनी है, एग्जाम की व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए। तो कौन सी कमियां है? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और इलेक्ट्रॉन की संरचना को भी नहीं समझा सका। ये रदरफोर्ड की क्या रही, कमियां। और ये मॉडल भी फ्लॉप साबित रहा। इससे पहले थॉमसन मॉडल भी फ्लॉप साबित रहा, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद में कौन आया, बोर मॉडल आया। उससे पहले एक वैज्ञानिक और आता है और मैक्सवेल ने इसके कमी के बारे में बताया, क्योंकि इस रदरफोर्ड मॉडल ने ये बताया कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर लगातार क्या करते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा कि लगातार ऐसे घूम रहे हैं, वर्ताकार रूप से घूम रहे हैं, तो अंततः अगर ऐसे वर्ताकार रूप से घूमते रहे तो उनसे क्या होगा, विकिरण के रूप में ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन। भाई वो लगातार घूमेंगे तो कुछ विकिरणों के रूप में ऊर्जा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। जब उत्सर्जन होगा तो उन जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी। जब ऊर्जा में कमी आ जाएगी, धीरे धीरे वो घूमते घूमते कहाँ गिर जाने चाहिए, परमाणु के बीच में, कहाँ पे, नाभिक में गिर जाने चाहिए। कहाँ गिर जाने चाहिए, नाभिक में गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल क्या रहा, गलत साबित रहा। उसके बाद में बोर आया और बोर ने क्या किया, कुछ क्वांटम सिद्धांत पढ़े भौतिकी के, और उसके आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और उन बोर मॉडल के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को नमस्कार। और जो भी साथी लेट सेट आते हैं वो टाइम पे क्लास ज्वाइन करें और क्लास में मन लगाकर थोड़ा पढ़ते रहें। मैं सबके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता साथियों, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सबको नमस्कार। तो देखें नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं, मैक्सवेल का सिद्धांत। किसका है, मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल ने ऐसी चीज़ बताई कि भाई इस प्रकार से मैक्सवेल ने कहा कि अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इस रूप से लगातार वो घूम रहे हैं तो ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का लगातार क्या होगा, विकिरण के रूप में उत्सर्जन होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते क्या होने चाहिए, इस प्रकार से उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। और ऊर्जा में कमी आने के बाद में क्या हो जाना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जो इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। तो इस नाभिक के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि परमाणु
जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, नाभिक में नहीं गिरते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर वो इस प्रकार से, रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई परमाणु है, उसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वर्ताकार रूप से लगातार तीव्र गति से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। जब नाभिक के चारों ओर तीव्र रूप से गति लगाएंगे तो इनसे विकिरण के रूप में इन इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनसे विकिरण के रूप में क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। जब ऊर्जा विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में कमी आएगी, जिसके कारण ये सर्पिलाकार गति करते हुए कहाँ गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या रहा, गलत साबित हुआ। तो अपन उसके बारे में बात कर देते हैं। मैक्सवेल का सिद्धांत, इसने क्या कहा, इसने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु में लगातार वर्ताकार रूप से तीव्र गति करे तो इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों से विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। जब ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में कमी आएगी। कुल ऊर्जा में कमी के कारण इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करता हुआ नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो ये डायग्राम बनाया हुआ है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का पथ है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का पथ, रास्ता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करता हुआ जाता है और नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैक्सवेल ने रदरफोर्ड की कमी निकाली थी और रदरफोर्ड का जो नियम था वो सही साबित नहीं हुआ। उसके बाद में आते हैं नील्स बोर। कौन आते हैं, नील्स बोर। तो ये नील्स बोर आते हैं, अर्नेस्ट नील बोर आते हैं। और नील्स बोर ने सन 1913 में, कब, सन 1913 में आए थे। कौन, नील्स बोर। तो ये नील्स बोर आते हैं कब, सन 1913 में। नील्स बोर सन 1913 में, इन्होंने भी परमाणु प्रतिरूप मॉडल दिया और उन्हें बोर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। रही बात खास विशेषता इस मॉडल की कि इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम के समझाने के लिए प्रतिरूप दिया था, बनाया था ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप बनाया था। तो दो चीजें याद रखनी है कि बोर मॉडल ने अपने मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और क्या परमाणु की स्पेक्ट्रम, परमाणु का स्पेक्ट्रम और परमाणु की संरचना समझाने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया था। क्योंकि इससे पहले जो रदरफोर्ड थे उन्होंने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की थी। इन्होंने, नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी बताया, ये उनकी उपलब्धियां थी, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल से क्या था, बेस्ट माना जाता है। तो ये इनकी उपलब्धियां है कि नो डाउट अपन कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल से क्या है, श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया और क्या किया, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझे, परमाणु का क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये इसलिए ये इनकी महान उपलब्धियां रही। तो इनके बारे में भी अपन बात करते हैं। इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में क्या परिवर्तन किए, ये भौतिकी के महान क्वांटम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, बड़े। तो इन्होंने, नील्स बोर ने क्या क्या समझाया उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। बोर मॉडल की परिकल्पनाएं,
क्या परिकल्पनाएं रही, तो उसके बारे में अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। नील्स बोर आए और उनके बाद में उनकी क्या महान उपलब्धियां रही, उनके एक एक के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि बोर मॉडल की क्या महान उपलब्धियां रही। तो जो पहली उपलब्धि रही अपन ये बात करें, उन्होंने ये बताया कि जो संपूर्ण धनावेश होता है परमाणु के कहाँ होता है, केंद्र में स्थित होता है। ये किसने बताया, इन्होंने बोर मॉडल ने बताया। क्या बताया इन्होंने, परमाणु का अपन यूं कह सकते हैं कि परमाणु में एक धनावेशित भाग प्रोटॉन होता है जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, एक धनावेशित भाग कौन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कहते हैं हिंदी में इसको, P+ लिखा हुआ है प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन कहाँ पे स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। उन्होंने नेक्स्ट बात ये बताई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले, एक तो निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वर्ताकार कक्षाओं में ही गति करते हैं। उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, लगातार गति करते हैं। उन्होंने कहा वर्ताकार लगातार गति करते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर कैसे वर्ताकार गति करते। इन्होंने थोड़ा परिवर्तन करके बताया, उन्होंने कहा निश्चित त्रिज्या, उनकी जो कक्षा की त्रिज्या होगी वो भी निश्चित होगी, और निश्चित ऊर्जा यानी उस एक कक्षा की ऊर्जा भी क्या होगी, निश्चित। तो निश्चित ऊर्जा वाले, निश्चित त्रिज्या वाले कक्षाओं में वो लगातार क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ही गति करते हैं, तथा इन कक्षाओं को उन्होंने क्या नाम दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊर्जा स्तर नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, ऊर्जा स्तर, या फिर क्या नाम दिया, कक्ष, या फिर कक्षा नाम दिया। फिर देखें नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, इन कक्षाओं को या इन ऊर्जा स्तरों को या इन कक्षाओं को स्मॉल n से निरूपित किया तथा इसका मान n का मान क्या रखा, n का मान रखा 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 रखा, या फिर कह सकते हैं n बराबर क्या, KLMNO, इस प्रकार डैश डैश रखा। तो ये भी ध्यान रखें, ये बोर मॉडल की परिकल्पनाएं थी। बोर मॉडल ने क्या बताया कि जो एक परमाणु होता है उसमें धनावेशित भाग होता है प्रोटॉन, वो परमाणु के नाभिक में केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और दूसरी चीज ये बताई कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित त्रिज्या व निश्चित ऊर्जा वाले का जो कक्ष होते हैं वर्ताकार कक्षाओं में ही क्या करते हैं, गति करते हैं। ऐसी कक्षाओं को उन्हें ऊर्जा स्तर, कक्ष या कक्षा कहा। फिर इन कक्षाओं को किससे निरूपित किया, n से डिनोट किया कि ये n है वो है परमाणु की कक्षाएं, या फिर कह सकते हैं n बराबर 1 2 3 4, या फिर KLMNOP हो सकता है डैश डैश। तो इसके बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कि इन्होंने किस प्रकार से, जैसे देखो ये कोई परमाणु है और इस परमाणु के बीच में ये उसका नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये इस प्रकार की क्या है, परमाणु की कक्षाएं है वर्ताकार, जिसकी निश्चित त्रिज्या है और ऊर्जा भी क्या है, निश्चित है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इनको n से निरूपित किया था, n बराबर ये हो गई 1, n बराबर ये 2, n बराबर तीसरी कक्षा, और n बराबर कौन सी है, चौथी कक्षा।
या फिर इनको n बराबर क्या कह सकते हैं, के एल एम और n, इस प्रकार की ये कक्षाएं होती है परमाणु की। तो ये ध्यान रखें, बोर ने यह भी बताया कि ज्यों ज्यों कक्षाओं का मान बढ़ता है त्यों त्यों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्यान रखें, ज्यों ज्यों क्या होता है, n का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे कम किस कोष की ऊर्जा होगी, n बराबर जो 1 है, अर्थात k कोष की ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे कम होगी। k कोष की ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी। ध्यान रखें, k कोष की ऊर्जा सबसे कम किसकी होगी, k कोष की। तो ज्यों ज्यों कक्षाओं का मान बढ़ता है इसकी ऊर्जा भी बढ़ती है, अर्थात k यानी n बराबर 1 का मान, ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। ये भी चीज किसने बताई, नील्स बोर ने बताई। फिर उन्होंने बात बताई कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, माना कि देखो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको उच्च कक्षा में जाना है, तो ये ध्यान रखें जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इसको ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण। जब ये कुछ ऊर्जा अवशोषण करेगा तो ये यहाँ पे इस कक्षा में, ऊपर वाली कक्षा में जा पाएगा। अगर किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षा में प्रवेश करना है तो उसको कुछ ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। अगर वो 5वीं कक्षा में है और उसको तीसरी कक्षा में आना है या चौथी कक्षा में आना है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा। यानी अगर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में किसी इलेक्ट्रॉन को आना है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और अगर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाना है, छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाना है, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा, तब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा पाएगा। तो जब ऐसा होता है, अवशोषण व उत्सर्जन होता है परमाणु में, तो वहां पे एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल से उन्होंने परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की क्या की, बात की, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में पता चलता है परमाणु की। तो इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, एक एक के बारे में क्या बात करने वाले हैं, देखें आप। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु, तो उनमें हमने एक एक के बारे में बात की, परमाणु की कक्षाओं के बारे में बात की, कौन कौन सी कक्षाएं होती है, निश्चित त्रिज्या की कक्षाएं कौन कौन सी होती है। तो 3 बातें तो हमने लास्ट इस स्लाइड में बात कर ली थी कि कौन कौन सी होती है। तो नेक्स्ट हमने 3 बात की थी कि धनावेशित भाग होता है, परमाणु के निश्चित त्रिज्या या निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में भाग लेता है, और n का मान बताया था। नेक्स्ट अपन ये बात करते हैं कि परमाणु में जो ये कक्षाएं होती है, परमाणु में कक्षाओं का मान बढ़ने के साथ साथ उनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। उनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, अर्थात n बराबर 1 अर्थात n बराबर 1 या k कक्षा की ऊर्जा बहुत कम होगी, ठीक है। फिर अपन एक बात और की थी कि किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण करना होगा, करना होता है, तथा किसी इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर को अपन क्या कह सकते हैं, उच्च ऊर्जा कक्ष भी कह सकते हैं या कक्षा भी कह सकते हैं। तो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से या कक्ष से
निम्न ऊर्जा स्तर या कक्ष में प्रवेश करना हो तो कुछ ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन करना होगा। अगर किसी को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है, तो देखो किसी को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा? अवशोषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवशोषण। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा? अवशोषण करना पड़ेगा। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न यानी बड़ी से छोटी कक्षा में आना है तो कुछ ऊर्जा जो अपने पास है उसका क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन करना पड़ेगा। दो चीजें याद रखनी है। तो पहली चीज कौन सी थी? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाना है तो उसको क्या ग्रहण करनी पड़ेगी? कुछ ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, अवशोषण करना ही पड़ेगा, तब वो निम्न कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जा पाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में है और उसको निम्न कक्षा में आना है तो कुछ ऊर्जा का उसको क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन करना पड़ेगा। जब ऐसा होता है तो क्या प्राप्त होता है? एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि उत्सर्जन से और अवशोषण से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन से व अवशोषण से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो बात करने वाले अपन, तो अपन यूं कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा में गति करने के लिए उसका कोणीय संवेग mvr बराबर h/2πp के बराबर होना चाहिए। तो ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी mvr कितना होना चाहिए? h/2π के बराबर होना चाहिए। तभी वो किसी कक्षा में क्या कर सकता है? गति कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के लिए उस कक्षा का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? mvr बराबर h/2π। m का मान है इलेक्ट्रॉन का, m बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की क्या? गति, वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। और r बराबर होता है कि परमाणु की कक्षा की त्रिज्या, परमाणु की कक्षा की त्रिज्या r बराबर। h है प्लैंक स्थिरांक और 2π का मान आपको पता है। तो इस प्रकार से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा में गति करनी है तो उस कक्षा का कोणीय संवेग यानी उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? mvr बराबर h/2π। ये भी किसने बताया था? बोर मॉडल की उपलब्धियां रही। ये सारा बोर ने बताया था और कुछ परिवर्तन करते हुए सारी व्याख्या की थी बोर ने। तो ये बोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बारे में। तो नील्स बोर के बारे में इसका प्रतिरूप पूरा पढ़ के जाए एग्जाम में। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं बोर मॉडल की उपलब्धियां। क्या रही बोर मॉडल की उपलब्धियां? तो दो खास उपलब्धियां रही। पहली उपलब्धि तो अपन कह सकते हैं निश्चित तौर पर रदरफोर्ड मॉडल से श्रेष्ठ मॉडल है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल से क्या है? श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि इसने क्या किया? एक तो क्या किया? रेखीय स्पेक्ट्रम, इस मॉडल से रेखीय स्पेक्ट्रम का पता लगाया जा सका। इस मॉडल से रेखीय स्पेक्ट्रम का पता लगाया या पता चल सका। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में पता चल सका। और दूसरी बात थी कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी बताया। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की। तो
तो इसके द्वारा दो चीज़ें हुई, एक तो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सका और दूसरी बात परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी बात की गई इस मॉडल के द्वारा। ये खास उपलब्धियां रही किसकी, नील्स बोर की। और इनकी कुछ कमियां भी रही, तो वो ये है कि जो जिस परमाणु में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे उनकी ये व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। तो अपन कह सकते हैं जिस परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी व्याख्या इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। तो जिस परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी व्याख्या इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। ये इसकी क्या रही, कमी रही। फिर दूसरी बात इसकी और क्या कमी रही, दूसरी कमी यह रही कि जो ये मॉडल था वो परमाणु से अणु बनने की रासायनिक क्रिया द्वारा अणु बनने की प्रक्रिया को नहीं समझा सका। तो परमाणु से अणु बनाने की रासायनिक क्रिया को यह मॉडल नहीं समझा सका। तो बहुत ही इजी ये था रदरफोर्ड मॉडल। नो डाउट आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप बहुत सारे कमेंट करते रहें, आपके कमेंट देखकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है और डबल जोश के साथ हम पढ़ाने आते हैं आपके साथ में। और आप इस कोरोना में कोविड-19 में घर बैठ के आनंद लीजिए वीडियो का। और तब तक मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।